रहीम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। आज के वीडियो में बच्चे हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आए बच्चे शुरू करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? बच्चे इनहेरिटेंस को स्टडी करने से पहले, चूंकि इनहेरिटेंस और बाकी दूसरे मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स का हिस्सा हैं, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, तो आओ बच्चे ब्रॉड स्पेक्ट्रम से शुरू करके लो लेवल पे हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। तो जेनेटिक्स क्या होती है? वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्टली assigned by William Batson in 1905. The word genetics is a Greek word, genetikos. Genetikos means genesis or origin. Genesis or origin का मतलब ये है कि कोई चीज किस तरह डेवलप हो गई। ये जेनेसिस का मतलब है कि कोई चीज किस तरह बन गई। ओरिजिन का मतलब क्या है? कोई चीज किसी तरह एक चीज से, यानी कौन सी चीज से एक सब्सटेंस या एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यानी कोई जानदार, कोई ऑर्गेनिज्म या फर्ज करें ह्यूमन कि ओरिजिन कैसा है और आज का ह्यूमन कैसा है, ये चीजें बच्चे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चे हम जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कंबाइनली जब हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, तो इस किस्म के स्टडी को हम जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक और अल्फाज में बच्चे हम जेनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। द स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। या बच्चे हम एक और अल्फाज में डिस्कस करते हैं, स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनेटिक्स। तो ये मुख्तलिफ जेनेटिक्स के डिफिनीशन है बच्चे। सबसे आसान डिफिनीशन जिसको हम बोलते हैं द स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। ये सबसे आसान और एक जामे डिफिनीशन है बच्चे, जो आमतौर पर हम कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चे हमने जेनेटिक्स की डिफिनीशन में दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लिए। एक को बच्चे हम कहते हैं हेरिडिटी और दूसरे को बच्चे हम कहते हैं वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है? जब हमें हेरिडिटी और वेरिएशन की समझ होगी तब जाकर के बच्चे हम जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। तो हेरिडिटी को बच्चे हम पहले डिफाइन करते हैं। हेरिडिटी रिजेंबलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। बच्चों का वालिदैन के साथ मुशाबहत को हेरिडिटी बोलते हैं। याद रखें बच्चे, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बहुत फर्क है। अक्सर स्टूडेंट इसी पॉइंट में फर्क नहीं कर सकते। थोड़ा सा बच्चे मैं आपको डिटेल से इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को समझाता हूं। हेरिडिटी में वालिदैन का बच्चों के साथ मुशाबहत को स्टडी करते हैं, यानी वालिदैन के कौन से करैक्टर बच्चों से मिलते जुलते हैं, ये फिनोमेना हेरिडिटी कहलाता है। दूसरा है बच्चा हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी वालिदैन का जेनेटिक कैरेक्टर का वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। याद रखें बच्चे, हेरिडिटी में हम रिजेंबलेंस को देखते हैं और इनहेरिटेंस में हम ट्रांसफर को देखते हैं। कौन से कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो गए, और हेरिडिटी में कौन से हुसूसियात मादर वाले बच्चों में मौजूद हैं और कौन से हुसूसियात फादर वाले बच्चों में मौजूद हैं। यानी बच्चे के कौन सी हुसूसियात मादर के साथ मिलते हैं और कौन से हुसूसियात फादर के साथ मिलते हैं। सच स्टडी इज नोन एज, सच फिनोमेना इज नोन एज हेरिडिटी। याद रखें बच्चे, कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब बच्चे यहां पर मैंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है?
वेरिएशन को हम यहां पर डिफाइन करते हैं, डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं, वो वेरिएशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिफरेंसेस एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लफ्ज बच्चे गलत हैं। डिफरेंसेस एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन है। हम अगर वेरिएशन की डिफिनेशन करेंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में क्या फर्क है, इस फर्क को हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, ह्यूमन की हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे ह्यूमन हैं या बाई है, एक ही पेरेंट्स के औलाद है, उसमें आप देख ले एक बाई की आंखों की कलर दूसरे बाई की आंखों की कलर से डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंस को बच्चे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। यानी जब आप ह्यूमन में इन डिफरेंसेस को, इन इख्तिलाफात को, इन वेरिएशंस को, इसी तफर्रुक को हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करते हैं, तो ऐसे स्टडी को हम जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और इन इख्तिलाफात को, इन डिफरेंस को, इन फर्क को बच्चे हम वेरिएशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो डिफिनेशन बच्चे हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को जेनेटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था एक जेनेटिक्स की डिफिनेशन, एक जामे डिफिनेशन जो यहां पर मैंने आपको करवा दिया। अब बच्चे एक और लफ्ज है यहां पर इनहेरिटेंस में, हमने जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होती है, व्हाट इज जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर को दूसरे अल्फाज में हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। लफ्ज हेरिडिटी और हेरिडिटरी एक ही बात है। तो जेनेटिक कैरेक्टर कैसे कहते हैं या हेरिडिटी कैरेक्टर कैसे कहते हैं बच्चे, वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उन कैरेक्टर को हम जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। या एक और लफ्ज बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन, वो कैरेक्टर जो जीन की वजह से कंट्रोल होते हैं, यानी वो कैरेक्टर जिसको जीन कंट्रोल करते हैं, उन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। कुछ खसूसियात हमारी जनरल लाइफ में कुछ आदतें हम गेन कर लेते हैं, ये जेनेटिक कैरेक्टर नहीं होते बच्चे। जेनेटिक कैरेक्टर वो होते हैं जिसके पीछे जीन का हाथ होता है, जिसको जीन कंट्रोल करता है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर बच्चे एक और लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं, हम कभी कभार बोलते हैं कि यार आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। बोलना जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, आपके बालों का कलर ब्लैक है, ये जेनेटिक कैरेक्टर है। आपके नोज की शेप, ये भी जेनेटिक कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर जो जीन की वजह से कंट्रोल होते हैं, जीन उनको कंट्रोल करते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चे, जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटी कैरेक्टर। बात समझ आई बच्चे। एक और चीज यहां पर बताऊं, जेनेटिक कैरेक्टर कभी भी तब्दील नहीं होते सिवाय जीन में तब्दीली के। जीन में तब्दीली से जेनेटिक कैरेक्टर स्टॉप भी होते हैं, चेंज भी होते हैं और खत्म भी होते हैं, जबकि आम कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो कभी चेंज होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम जीन में तब्दीली न ला सके। अब बच्चे यहां पर हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जीन। जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। जीन को बच्चे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जीन की डिफिनीशन क्लियर डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि यूनिट ऑफ हेरिडिटी का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे क्या है, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए बच्चे, जीन की डिफिनीशन ये है, फंक्शनल पार्ट ऑफ जीनोम। जीनोम का वो हिस्सा जो मखसूस फंक्शन कंट्रोल कर सके, उस फंक्शन को, उसी फंक्शनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या एक और डिफिनेशन भी हम बच्चे कर सकते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर कंप्लीट आरएनए। यानी ये जो डीएनए का सेगमेंट है जो मखसूस फंक्शन कंट्रोल करता है, उसी फंक्शन के लिए पहले उसका आरएनए बनाया जाता है।
तो इसलिए बच्चे हम डीएनए का वो सेगमेंट जो एक मखसूस या कंप्लीट आरएनए बना सके, सच सेगमेंट आर पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। उसको हम बच्चे जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन में तकरीबन 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन मौजूद हैं। अब बच्चे यहां पर एक और चीज आपको बताता जाऊं, जीन के लिए हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं या यूनिट ऑफ हेरिडिटी का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जामे डिफिनीशन नहीं है। एक और बात यहां पर बच्चा आपको मैं बताता जाऊं, जीन का लफ्ज सबसे पहले जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब डीएनए पर या क्रोमोसोम में कहां पर जीन पाया जाता है, जिस जगह पर जीन लोकेट करता है, एग्जिस्ट करता है, उसी जगह को हम बच्चे लोकस कहते हैं या लोकी का लफ्ज, कुछ लोग लोसाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लोकी और लोकस में क्या फर्क है? सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। लोकी प्लूरल है, लोकस सिंगुलर है। लोकेशन आर पोजीशन ऑफ अ जीन इन डीएनए, डीएनए में जिस जगह पर जो जीन लगा हुआ है उस जगह को हम, उसी लोकेशन को लोकी या लोकस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे एक और पॉइंट यहां पर हमने जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल किया। व्हाट इज जीनोम? अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जीनोम क्या होती है? होल सेट ऑफ जीन, किसी सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं उन क्रोमोसोम्स को कलेक्टिवली जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या बच्चे किसी सेल के अंदर जितने जीन्स मौजूद हैं, इन पूरे जीन्स को बच्चे हम जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या बच्चे किसी सेल के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ डीएनए मौजूद है या जितनी अमाउंट ऑफ आरएनए मौजूद है, उस कंप्लीट आरएनए को या बच्चे डीएनए को या बच्चे हम कंप्लीट जीन्स को, मुकम्मल जीन्स सेल के अंदर या बच्चे मुकम्मल क्रोमोसोम्स जितने हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे एक चीज और यहां पर आपको मैं बताता जाऊं, अक्सर स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि बच्चे ये बताओ मुझे कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या है। याद रखें बच्चे, जेनेटिक कैरेक्टर का जवाब ये नहीं है, सॉरी हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, वो जवाब देते हैं अक्सर स्टूडेंट कि सर डीएनए है। डीएनए अकेले जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाज ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर डीएनए नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। तो इसीलिए बच्चे कुछ जानदारों में आरएनए होता है और कुछ जानदारों में डीएनए होता है, हेरिडिटी मटेरियल। मिसाल मैं आपको देता हूं, सिवाय वायरसेस के बाकी सारे जानदारों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। वायरसेस में कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें डीएनए है और कुछ ऐसे हैं जिनमें आरएनए है। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं आपको बताता जाऊं, प्लांट वायरसेस जितनी भी हैं उनमें आरएनए मौजूद होती है। ये जो आजकल कोरोना वायरस है इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही मौजूद है। या बच्चे एड्स का जो वायरस है, एचआईवी वायरस जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जिसको हम बोलते हैं, वो भी आरएनए वायरसेस हैं। और आरएनए कंटेनिंग वायरसेस को बच्चे हम रेट्रो वायरसेस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो काइंडली बच्चे हम कभी भी ये लफ्ज नहीं बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बल्कि हम बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल बाज ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी है और बाज ऑर्गेनिजम्स में डीएनए भी है। तो बच्चे यहां पर हम ह्यूमन जीनोम का लफ्ज हमने बोल दिया। अब ह्यूमन के अंदर जीनोम का साइज क्या है? 6200 MPB मेगा बेस पेयर। ये एक ह्यूमन
एक सेल के अंदर डिप्लॉइड जीनोम का साइज है, यानी 46 क्रोमोसोम का साइज कितना है? 6200 मेगाबेस पेयर्स है। अब ये तो हमने डिप्लॉइड की बात कर ली, 46 क्रोमोसोम की साइज की हमने बात कर ली। अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, आधे क्रोमोसोम की बात करें, तो आधे क्रोमोसोम हमारे पास 23 आते हैं और 23 क्रोमोसोम जीनोम साइज 23 क्रोमोसोम की जीनोम साइज 3100 मेगाबेस पेयर है। ठीक है बच्चे, ये जीनोम अक्सर स्टूडेंट जीनोम का लफ्ज सुन करके कंफ्यूज होते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम की तादाद को हम जीनोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये सेल हैप्लॉइड है तो उसका जीनोम साइज हैप्लॉइड हम लेंगे, और अगर ये सेल डिप्लॉइड है तो उसका जीनोम साइज डिप्लॉइड हम लेंगे। ठीक है बच्चे, ये था जीनोम के बारे में कुछ चीजें जो यहां पर मैंने आपको बताना था। अब अगला जो पॉइंट है बच्चे, उसको हम बोलते हैं जीन के साथ रिलेटेड पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं बच्चे एलील। अक्सर स्टूडेंट एलील और जीन में और जीनोम में कंफ्यूज होते हैं। जीन और जीनोम का लफ्ज तो मैंने आपको बता दिया बच्चे। अब एलील या एलोमॉर्फ का लफ्ज हम भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये कॉमन डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन की अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या है। मैं आपको बच्चे यहां पर मैं समझाता जाऊं। जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम के यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर जो जीन पाए जाते हैं, उन जीन को बच्चे हम एलील्स या बच्चे हम उसके लिए एलोमॉर्फ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि फर्ज करें टी जीन रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द पी प्लांट, टालनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो टी भी एक जीन है। हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चे, यहां पर मैं आपको बताता जाऊं। हम कहते हैं कि एक करैक्टर एक जीन कंट्रोल करता है। बाज करैक्टर ऐसे हैं जो ज्यादा जीन उस करैक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिसको मल्टीपल जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें बच्चे, हम आम जुबान में एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वन कैरेक्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय वन जीन। इसका मतलब यह नहीं है बच्चे कि सिर्फ एक जीन, सिर्फ टी टालनेस को रेगुलेट करता है, बल्कि दो टी मिलकर के कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। वो कैसे बच्चे? इन दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी में एक टी यानी टालनेस के लिए एक जीन मदर से आता है और एक जीन यानी दूसरा टी ये फादर से आता है। दोनों के मिलने से एक मुकम्मल सेट बन जाता है, एलील बन जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को। अब ये टी और ये टी दोनों आपस में एलील है। क्यों? कि इस टी क्रोमोसोम की जो लोकेशन है जिस क्रोमोसोम पर, तो उसके साथ दूसरा सिमिलर क्रोमोसोम पर दूसरे टी का भी पोजीशन है। इसी वजह से सेम क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर, सेम जीन्स को एलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे? अब एक और बात, सेम जीन का मतलब ये कि हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन। ठीक है बच्चे? ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि सर ने ये बोला था कि सेम क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर, सेम जीन, तो फिर ये फिनोमेना आप नहीं समझ सकते। यानी सेम जीन का मतलब ये कि जीन होगा तो हाइट वाला जीन होगा, या कैपिटल टी फॉर्म में होगा या स्मॉल टी फॉर्म में होगा। ठीक है? या कैपिटल टी और कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी के फॉर्म में होगा, लेकिन दोनों का होना एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो
इसी बेस पर हम एलील को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, शो, इजहार, जाहिर करने की बेस पर, और दूसरा जो है वो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिकल या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों एक जैसे जीन है या एलील है। कैपिटल टी दराज कद को रेगुलेट करते हैं, तो ऐसे जीन को यानी देखिए दोनों कैपिटल टी है, लिहाजा वन टाइप आर आइडेंटिकल एलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा भी देख ले, रेड कलर में जो आपको स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है, सिमिलर टी है, तो ये भी वन टाइप ऑफ एलील है। जबकि आप बच्चे तीसरे नंबर पर देख ले, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों टी एक दूसरे से डिफरेंट है, बेशक ये एक करैक्टर को रेगुलेट करते हैं। तो बच्चे हम ऐसे एलील्स को टू टाइप या नॉन आइडेंटिकल एलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल को देख ले, कैपिटल वाई जीन रेगुलेट दी येलो कलर ऑफ पी सीड। तो यहां पर दोनों कैपिटल वाई है, तो ये वन टाइप या आइडेंटिकल एलील हो गई जो कि येलो कलर ऑफ द पी सीड को रेगुलेट करते हैं। दूसरा हमारे पास डबल स्मॉल वाई, दोनों एक जैसे वाई है और इनको हम बोलते हैं वन टाइप और आइडेंटिकल एलील। ये दराज कद के बजाय पस्त कद को रेगुलेट करते हैं। तीसरे नंबर पर आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक यानी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जब एलील दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलबत्ता वो एक ही कैरेक्टर के लिए हो, सच टाइप ऑफ एलील आर नोन इज नॉन आइडेंटिकल एलील आर टू टाइप ऑफ एलील। एक कैपिटल टाइप हो गया, एक स्मॉल कैपिटल टी हो गई एक टाइप हो, और स्मॉल टी दूसरी टाइप की टी हो गई। अब दूसरा केस जो है हमारे पास ऑन द बेस ऑफ डोमिनेंसी, वो एलील जो अपने आप को ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे एलील को हम बच्चे डोमिनेंट एलील कहते हैं। जैसा कि टॉलनेस का जीन कैपिटल टी, ये हमेशा डोमिनेंट ही रहती है, ख्वाह वो दोनों टी आ जाए, यानी इस फॉर्म में भी ये डोमिनेंट है और इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी ये एक कैपिटल टी है, लेकिन फिर भी ये डोमिनेंट है। और दूसरा बच्चे हमारे पास रिसेसिव एलील, हर वो एलील जो के ऑफस्प्रिंग में अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया तो एक्सप्रेस होता है, और अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में आया तो एक्सप्रेस नहीं होता। सच टाइप ऑफ एलील that rarely show themselves in progeny are known as recessive alleles। मिसाल के तौर पर बच्चे, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। अगर दोनों कैपिटल टी आ गए फिर भी टॉल होगा, अगर एक कैपिटल टी आ जाए एक स्मॉल आ जाए फिर भी टॉल हाइट होगा। या दूसरे एग्जांपल में येलो कलर, एक वाई डबल वाई आ जाए फिर भी येलो कलर ऑफ द सीड होगा, एक कैपिटल वाई आ जाए फिर भी, ये जिस तरह के ये एक कैपिटल आ जाए एक स्मॉल आ जाए फिर भी ये येलो कलर होगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल आई आ गई तो सच टाइप ऑफ एलील्स will represent themselves in a form of progeny। तो लिहाजा बच्चे हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट एलील दोनों यानी होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए तो शो होंगे जिस तरह के ये, और जब हेटेरोजाइगस फॉर्म में आ जाए तब भी शो होंगे, एक्सप्रेस होंगे। लेकिन रिसेसिव एलील सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। अब बच्चे जीन कहां पर पाए जाते हैं? अक्सर कुछ लोग जो है वो ये बोलते हैं कि जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये बात गलत है बच्चे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के सरफेस पर जीन नहीं लगे, बल्कि क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, और डीएनए का कुछ महसूस हिस्से को हम जीन बोलते हैं। लिहाजा क्रोमोसोम में
यानी डीएनए में जीन मौजूद होती है। इसलिए बच्चे हम ऐसा डिफिनेशन नहीं कर सकते कि जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होती है? क्रोमोसोम को बच्चे हम व्हीकल आर कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर आर इंफॉर्मेशन आर जीन। हर वो चीज या हर वो गाड़ी या हर वो ले जाने वाला चीज जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाए या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने में मदद देते हैं या जीन्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाते हैं, सच टाइप ऑफ vehicle or carriers or structures are known as chromosome। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाए या करेक्टर को, जेनेटिक करेक्टर का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, वो उसको ले जाए या जीन को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे क्रोमोसोम भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पहले कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होती हैं जिन पर जीन की सीक्वेंस, यानी दोनों क्रोमोसोम में जीन का सीक्वेंस बराबर हो, सेम हो, और दूसरा जीन की पोजीशन यानी लोकी भी सेम हो, और उसके अलावा क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की लेंथ भी सेम हो, और उसके अलावा बच्चे सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम हो। जिस तरह के बच्चे आप देख ले, इस क्रोमोसोम को देख ले, इस क्रोमोसोम में ये क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर यहां से यहां तक और इधर से इधर तक का फासला बराबर, यानी क्रोमेटिड की लेंथ सेम है सेंट्रोमेयर से। तो सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। लेंथ के लिहाज से, अकेले लेंथ के लिहाज से भी नहीं, लेकिन जस्ट ये तो बच्चा आपको मैंने सिंपली बता दिया, लेंथ के लिहाज से भी नहीं, जीन की सीक्वेंस के लिहाज से भी, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के लिहाज से भी, और उसके अलावा बच्चे क्रोमेटिड की लेंथ के लिहाज से भी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बच्चे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आमतौर पर बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम मियासिस के दौरान प्रोफेज में ही बनते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा दो ही तादाद में पाए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा बच्चे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। हर वो क्रोमोसोम्स जिसकी या तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम ना हो, या क्रोमेटिड की लंबाई सेम ना हो, या बच्चे जीन की सीक्वेंस सेम ना हो, या जीन की पोजीशन सेम ना हो, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक और बच्चे जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं होमोलोगस और हीमोलोगस में। हीमियोलोगस या हीमोलोगस, हीमोलोगस किसे कहते हैं बच्चे? हीमोलोगस का मतलब यह कि कुछ चीजों में, यानी पार्शली सेम आर रिलेटेड क्रोमोसोम आर पार्शली होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई चीज मिलता या बराबर हो, फर्ज करें क्रोमेटिड की साइज जो है वो बराबर है लेकिन जीन की सीक्वेंस डिफरेंट है, या जीन का सीक्वेंस सेम है लेकिन क्रोमोसोम की क्रोमेटिड की लेंथ में फर्क है, या सेंट्रोमियर में फर्क है, या बच्चे लोकी में फर्क है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को, यानी कुछ चीजें जो है उनका मिलता जुलता हो दूसरे क्रोमोसोम के साथ, तो दोनों क्रोमोसोम को हम होमोलोगस यानी पार्शियली सेम आर रिलेटिवली सेम होमोलोगस क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे बच्चे आमतौर पर एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। क्या होती हैं? कुछ जगहों पे इसको प्रोफेज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल मेटाफेज क्रोमोसोम किसे कहते हैं? वो क्रोमोसोम जो मेटाफेज के दौरान होते हैं वो डबल फॉर्म में पाए जाते हैं। डबल का मतलब ये कि उसकी बॉडी शेप ऐसी होती है, इसको हम बच्चे बोलते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम, या कभी कभार प्रोफेज क्रोमोसोम का लफ्ज भी इस्तेमाल, क्योंकि प्रोफेज में क्रोमोसोम इस हालत में होते हैं, बन जाते हैं, और मेटाफेज में तो कंप्लीटली इस हालत में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि एनाफेज क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम मियासिस के दौरान
माइटोसिस के दौरान क्या कर लेते हैं, जब कंट्रैक्टाइल फाइबर क्रोमोसोम को खींच लेते हैं एक पोल की तरफ दूसरे पोल की तरफ, तो ये दरमियान में ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बिना पर उसकी शेप ये हो जाती है एनाफेज के दौरान। इसलिए बच्चे ऐसे क्रोमोसोम को एनाफेज क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम बॉडी के लिहाज से डबल नहीं है, सिंगल है, लेकिन जब ये दोबारा प्रोफेज में जाता है तो ये वाला शेप इख्तियार कर लेता है। अब बच्चे यहां पर एक और चीज आपको मैं बताते जाऊं, क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन के लिहाज से क्रोमोसोम दो तरह के हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम या जनरल बॉडी क्रोमोसोम, और दूसरे को हम बोलते हैं एलोसोम या गोनोसोम, या बच्चे हम सेक्स क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ऑटोसोम किसे कहते हैं, या जनरल बॉडी क्रोमोसोम किसे कहते हैं। हर वो क्रोमोसोम जो कि जिस्म के जनरल बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जनरल बॉडी कैरेक्टर का मतलब ये कि सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ करके बाकी जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करे। सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज ऑटोसोम और जनरल बॉडी क्रोमोसोम। हम जानते हैं बच्चे ह्यूमन सेल में ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में, ह्यूमन के एक डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ह्यूमन के एक हैप्लॉइड सेल में जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर 23 होते हैं, यानी इसको हाफ करें तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखें बच्चे, इसका 46 का मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, एक और एक। क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपी है, 3 की भी 2 कॉपी है। इसी तरह 1 से लेकर 20 तक के जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम या जनरल बॉडी क्रोमोसोम, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनमें जनरल बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम कितने हैं टोटल बच्चे हमारे पास? 22 क्रोमोसोम्स जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। कितने हैं बच्चे? 22 क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ऑटोसोम अगर आपसे कोई पूछे या कोई एमसीक्यूज में ऑटोसोम की तादाद कितनी है तो आप उसको बता सकते हैं 22। अगर डिप्लॉइड फॉर्म में आप उसको बताना चाहे तो आप उसको बता सकते हैं बच्चे 44। 44 क्रोमोसोम डिप्लॉइड फॉर्म में है, हैप्लॉइड फॉर्म में 22 क्रोमोसोम है। दूसरा हमारे पास एलोसोम और गोनोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, हर वो क्रोमोसोम बच्चे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, मेल और फीमेल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को एलोसोम और गाइनोसोम या सेक्स क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हम जानते हैं कि ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की तादाद, सेक्स क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है बच्चे? 2 होती है, 2 होती है, 2। या हम बच्चे अगर हैप्लॉइड सेल की बात करें तो हैप्लॉइड सेल में एक क्रोमोसोम होता है। 6 क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चे? एक हैप्लॉइड सेल के अंदर एक होता है, जैसा कि स्पर्म में एक क्रोमोसोम होता है और एग में भी एक क्रोमोसोम होता है। तो लिहाजा बच्चे हम एलोसोम और 6 क्रोमोसोम और गाइनोसोम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। 2 तरह के ये होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चे एक्स क्रोमोसोम और दूसरे को हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ठीक है बच्चे, तो ये 6 क्रोमोसोम की 2 टाइप है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, याद रखें बच्चे, एक्स क्रोमोसोम पर, ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर 800 जीन्स मौजूद होते हैं और वाई क्रोमोसोम पर 200 जीन्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन में टोटल जीन कितने होते हैं? 200। इस तरह बच्चे मैंने पहले आपको बच्चे बता दिया कि 20,000 से लेकर 25,000 जीन एक ह्यूमन सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर ये जीन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक्स क्रोमोसोम पर 800 जीन है और वाई क्रोमोसोम पर 200 जीन एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चे हम थोड़ा सा आपको यह भी बताएं कि ह्यूमन में जो
1 से लेकर 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम, या बच्चे हम 1 से लेकर के 46 डिप्लॉइड क्रोमोसोम की हम बात करें, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं। 2000 जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, यानी एक कॉपी पर भी बच्चे 2000 जीन होते हैं और दूसरे कॉपी पर भी 2000 जीन मौजूद होते हैं। जबकि ये क्या है बच्चे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन है। जबकि क्रोमोसोम नंबर 18 और 21 पर जीन की तादाद 200 है। 21 नंबर का क्रोमोसोम पर 200 और 18 नंबर का क्रोमोसोम पर भी 200, यानी इसी 21 नंबर का 22 से पहले 21 है, एक 21 क्रोमोसोम पर 200 जीन्स और दूसरे 21वें क्रोमोसोम पर 200 जीन। इस तरह 18वें नंबर क्रोमोसोम पर 200 जीन और दूसरे 18वें नंबर पर 200 जीन। ये सबसे कम तादाद वाले क्रोमोसोम हैं जिन पर 200 जीन है, जबकि सबसे ज्यादा तादाद वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है जिस पर 2000 जीन एग्जिस्ट करते हैं। लोवेस्ट नंबर ऑफ जीन कंटेनिंग क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम भी शामिल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर भी 200 जीन है और 18 और 21 नंबर वाले क्रोमोसोम पर भी क्या है, 200 जीन है। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बच्चे क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा, इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। मजीद टर्मिनोलॉजी के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के मजीद बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल का बटन दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।